वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान सरकार के द्वारा एक नई योजना प्रारंभ की गई है, विद्या संबल योजना। इस योजना के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में 30 मार्च 2021 को राजस्थान सरकार के द्वारा एक नई योजना की घोषणा की गई है। उस योजना का क्या नाम है? विद्या संबल योजना। और इस योजना में मुख्य रूप से जो सरकारी विभाग हैं उनके अधीन जो भी शिक्षण संस्थाएं संचालित हो रही हैं, चाहे वो कॉलेज हो गए, आपके महाविद्यालय हो गए, या फिर स्कूल हो गए, या जो आवासीय स्कूल होते हैं, तो इन सभी जगह जो टीचर्स के रिक्त पद हैं, खाली पद हैं, अध्यापकों के जो खाली पद हैं, उन खाली पदों पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। इस योजना को क्या नाम दिया गया है? विद्या संबल योजना। ठीक है, इसकी जो घोषणा है वो कब की गई? अभी हाल ही में 30 मार्च 2021 को नया जो शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होगा 2021 में, तब से ये जो योजना है वो काम करना प्रारंभ करेगी। विद्या संबल योजना के अंतर्गत विभिन्न जो शैक्षणिक विभाग हैं, स्कूल कॉलेज हो गए, वहां पे जो टीचर्स के खाली पद हैं, वहां पे गेस्ट फैकल्टी जो हैं अस्थायी रूप से नियुक्त की जाएगी। मतलब ये जो पद हैं वो परमानेंट नहीं होंगे। मतलब जब तक परमानेंट जो टीचर्स है वो उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक उन विद्यालयों में, उन कॉलेजों में अस्थायी शिक्षकों की जो सेवाएं हैं वो ली जाएगी। ठीक है, इसलिए इस योजना का क्या नाम दिया गया है? विद्या संबल योजना। सरकार का क्या मानना है कि जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जब यहाँ पे नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होता है तो वहाँ पे अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजों में क्या होते हैं, कुछ सब्जेक्ट के जो पद होते हैं वो रिक्त रहते हैं, खाली रहते हैं। और इस वजह से क्या होता है, उन विद्यालयों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका कोर्स समय पे पूरा नहीं हो पाता है, उनका जो अध्यापन है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, नियमित नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को नुकसान नहीं हो और उनके विद्यालय या महाविद्यालय में परमानेंट स्टाफ की जो नियुक्ति है जब तक नहीं हो जाती हैं, तब तक के लिए अस्थायी शिक्षक, जिनको गेस्ट फैकल्टी कहा जाता है, उनकी नियुक्ति की जाएगी। क्योंकि सरकार का मानना है कि जब किसी विभाग में नया जो स्टाफ है उसकी नियुक्ति की जाती है, तो नियुक्ति में क्या होता है, कभी कभी अधिक समय लग जाता है, विलंब हो जाता है। जैसे कि टीचर्स की अगर कोई वैकेंसी आती है तो उनका जो अपॉइंटमेंट होता है, नए टीचर की जो भर्ती की जाती है, उसमें 2 साल 3 साल तक लग जाते हैं। तो इसी स्थिति में क्या होता है, विद्यार्थियों को नुकसान होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो भी भर्ती प्रक्रिया है उसमें अधिक समय लग जाता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों का जो अध्यापन कार्य है वो नियमित रूप से होता रहे, उसके लिए गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था की जाएगी। अब देखिए, गेस्ट फैकल्टी के जहाँ पे भी, मतलब जो टीचर्स के पद जहाँ पे भी खाली हैं, सबसे पहले क्या होगा, जो शिक्षा विभाग है उससे उसकी स्वीकृति ली जाएगी कि कहाँ कहाँ पे कितने पद खाली हैं। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर सबसे पहले देखा जाएगा कि किस स्कूल में, किस ब्लॉक में, किस जिले में किस विषय के कितने शिक्षकों की आवश्यकता है। सबसे पहले इसका आकलन किया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, जिला मुख्यालय पर एक नोडल अधिकारी, चाहे वो जिला कलेक्टर हो सकता है या जिला कलेक्टर के द्वारा किसी अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है, नोडल अधिकारी, तो वो उसको संपूर्ण सूचनाएं जो है सबसे पहले उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद में गेस्ट फैकल्टी का जो चयन है वो किस प्रकार से होगा, तो गेस्ट फैकल्टी का जो चयन है वो 2 तरीके से हो सकता है। देखिए, जो गेस्ट फैकल्टी का चयन किया जाएगा, सबसे पहले तो क्या होगा, जब शैक्षणिक सत्र आरंभ होता है उससे पहले जो खाली पद हैं उसके लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी, आवेदन लिए जाएंगे, और फिर आवेदन करने के लिए योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता जो अलग अलग विषयों के लिए जो होती है, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके पास में बीएड होना
चाहिए, एमए होने चाहिए। सेकंड ग्रेड के अप्लाई कर रहे हो तो बीएड होनी चाहिए। थर्ड ग्रेड के लिए अप्लाई किया तो आपके पास में बीएसटीसी होना चाहिए। अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास में नेट है, पीएचडी है। मतलब जो भी योग्यता सरकार ने स्थायी पदों के लिए घोषित कर रखी है वो योग्यता यहाँ पे भी लागू होगी। साथ ही साथ जो नए कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो रिटायर्ड पर्सन है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, गेस्ट फैकल्टी जो है उसका चयन किस प्रकार से होगा, तो उसका जो चयन है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो कैसे है कि जहां पे भी खाली पद हैं तो वहां का जो भी संस्था प्रधान है वो सीधे ही अपने स्तर पर क्या कर सकता है, जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनकी योग्यता की जांच करके जो नियुक्ति है वो कर सकता है। ठीक है, जो भी सरकार के द्वारा शर्तें रखी गई हैं उन शर्तों के अधीन जो पेमेंट घोषित किया गया है उस पेमेंट के आधार पर वो गेस्ट फैकल्टी को नियुक्त कर सकेगा। और दूसरा ये है कि एक जिला स्तरीय कमेटी जो है वो गठित की जाएगी। ठीक है, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, या तो जिला कलेक्टर होगा या फिर जिला कलेक्टर के द्वारा जो भी अधिकारी मनोनीत किया जाते हैं उसकी अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय कमेटी जो है वो गठित की जाएगी। और फिर वो एक तरह से क्या करेगा, इन पदों के लिए जो योग्य कैंडिडेट हैं उनका वो चयन करेगा। इसके लिए क्या होगा, अलग अलग जो ब्लॉक बने हुए हैं, जिला बने हुए हैं, उस स्तर पर क्या होगा, आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और उसके लिए जो भी शैक्षणिक योग्यता है, ठीक है, वो पूरी होनी चाहिए। साथ ही साथ इसके लिए फिर क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, और आगे का जो भी प्रोसेस है, डिटेल क्या होगा उसके बारे में सरकार के द्वारा और जो घोषणा है वो की जाएगी। पूरे इसके लिए जो नियम है उनकी घोषणा की जाएगी। अब देखिए, उसके बाद में अगर हम बात करें तो इस योजना में कहा गया है कि जो एक पद अगर खाली है तो वहां पर क्या होगा, सबसे पहले 3 कैंडिडेट जो है उनका पैनल बनाया जाएगा। मतलब 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। फर्स्ट आपका फर्स्ट रैंक पे होगा, उसके बाद में सेकंड रैंक पे, उसके बाद में थर्ड रैंक पे। मतलब जितने पद खाली हैं हर एक पद के लिए 3 अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। और ये जो पैनल है वो ब्लॉक के हिसाब से होगा, अलग अलग विषय कक्षा की जो आवश्यकता है टीचर्स की उसके आधार पे होगा। फिर रैंक फर्स्ट जो होगा उसको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो उसके बाद में सेकंड पैनल में जो भी आया है उसको दिया बुलाया जाएगा, और उसके बाद में थर्ड वाले को। इस तरीके से हर एक पद पे 3 कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे। अब इनके वेतन भत्तों की अगर हम बात करें तो वेतन भत्तों के लिए प्रत्येक जो कालांश है उसके हिसाब से ये दिया जाएगा। अगर थर्ड ग्रेड की अगर हम बात करें, ठीक है, जो क्लास 1 to 8 के लिए अपनी सेवाएं देंगे उनको प्रति घंटा 300 रुपए का जो राशि है वो दी जाएगी। ठीक है, और अधिकतम जो है वो कितना होगा, 21,000 रुपए महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर ग्रेड सेकंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनको प्रति कालांश कितना रुपया उपलब्ध कराया जाएगा, 350 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से। और अधिकतम कितना हो सकता है, ये 25,000 रुपए महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है। ग्रेड फर्स्ट जो स्कूल लेक्चरर हैं उनके लिए 11वीं 12वीं क्लास के लिए 400 रुपए प्रति कालांश जो है वो मानदेय उपलब्ध कराया जाएगा। और अधिकतम कितना होगा, ये 30,000 से ये ज्यादा नहीं हो सकता है। इसी तरीके से अनुदेशक हो गए, प्रयोगशाला सहायक हो गए हैं, उनको भी 300 रुपए प्रति दिन के हिसाब से, प्रति घंटे के हिसाब से मानदेय उपलब्ध कराया जाएगा। और ये अधिकतम कितना हो सकता है, 21,000 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये विद्यालयों या जो प्रशिक्षण संस्थान है उनके लिए है। इसी तरीके से जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनमें अगर टीचर्स जो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनकी अगर नियुक्ति की जाती है तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, सहायक आचार्य हैं, उनके लिए 800 रुपए प्रति घंटा जो है वो मानदेय दिया जाएगा। और ये अधिकतम कितना हो सकता है, 45,000। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। सह आचार्य की अगर हम बात करें, एसोसिएट प्रोफेसर, तो इनका प्रति घंटा का जो मानदेय वो कितना है, 1,000 रुपए प्रति घंटा है। और अधिकतम कितना हो सकता है, 52,000 रुपए महीना हो सकता है। और प्रोफेसर के लिए 1,200 रुपए प्रति घंटा प्रति कालांश जो मानदेय दिया जाएगा। और अधिकतम कितना हो सकता है, ये 60,000। अब देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था की गई है
ठीक है, इसमें सरकार ने जो भी शर्तें रखी हैं उन शर्तों के विरुद्ध एक क्या होगा, शपथ पत्र लिया जाएगा। ठीक है, शपथ पत्र किस लिए लिया जाएगा कि ये जो नियुक्ति की जाएगी वो परमानेंट नहीं होगी, क्या होगी, अस्थाई होगी। अस्थाई के लिए एक शपथ पत्र लिया जाएगा। शपथ पत्र में क्या होगा कि जब इस पद पर जिस भी पद पे कैंडिडेट अपनी सेवाएं दे रहा है वहां पर अगर परमानेंट शिक्षक की नियुक्ति हो जाती है, स्थायी शिक्षक अगर आ जाता है, तो उस कैंडिडेट को वो जो पद है उसी दिन से छोड़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अगर अस्थाई में क्या हो गया कि ये जो पद है वो अस्थाई है, हर एक साल के लिए होगा, एक साल से पहले, ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट अगर उस पे परमानेंट टीचर की अगर नियुक्ति हो जाती है तो वो जो पद है उस कैंडिडेट को छोड़ना पड़ेगा। ये शपथ पत्र लिया जाएगा। वो कैंडिडेट जो है वो आगे अपनी जो सेवाएं है कंटिन्यू करने के लिए किसी प्रकार की कानूनी रूप से वो बाध्य नहीं होगा। ये शपथ पत्र उसको देना पड़ेगा। अभी अगर हम वर्तमान समय में बात कर रहे हैं तो लगभग 75,000 से भी ज़्यादा पद जो हैं वो स्कूल और कॉलेजों में खाली हैं। स्कूल और कॉलेजों की अगर हम बात करें तो कॉलेजों में लगभग 3,500 प्रोफेसर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, एसोसिएट प्रोफेसर हो गए, इनके पद खाली हैं 3,500 के आसपास। और स्कूल लेक्चरर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 13,000 पद खाली हैं। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लगभग 40,000 पद खाली हैं। सेकंड ग्रेड शिक्षकों के लगभग 12,000 पद जो है वो खाली हैं। तो इन खाली पदों पर एक तरह से क्या होगा, अस्थायी शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। ये अस्थायी होंगे। इसका मतलब ये हुआ है कि जब यहाँ पे परमानेंट टीचर की अगर नियुक्ति हो जाएगी तो उसी दिन से वो जो पद हैं वो उनको छोड़ना पड़ेगा। इसका एक शपथ पत्र जो है वो भी लिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मतलब कि ये जो विज्ञप्ति है वो कब जारी होगी उसको भी मैं आपको जब भी जारी होगी इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा।